आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑड टू ऑटम चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। ये चैप्टर को आज हम लोग इतने अच्छे से देखेंगे कि आपको इस चैप्टर से एक थोड़ा सा जरा सा भी डाउट नहीं रहने वाली है। हम यकीन दिलाते हैं जब आप इस चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में बैठा रहेगा और एग्ज़ाम वगैरह में जो भी सवाल इससे पूछे जाएंगे हर एक सवाल को आप बना पाएंगे। आज के इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे ये चैप्टर किस बारे में बताया गया है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये जो लाइन बाय लाइन आपके बुक में जो लाइन दिया गया है वो सभी लाइनों के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश से डर लगता है ना, वो भी इस क्लास को देखिए। हम यहाँ पे एक एक वर्ड का हिंदी मतलब बताते चलेंगे ताकि ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं समझ में आती है ना, फिर भी वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको ऑड टू ऑटम चैप्टर पढ़ाते हैं और एंजॉय करिए इस चैप्टर को। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि ये ऑड टू ऑटम चैप्टर जो है ये किस बारे में है ना। तो सबसे पहले देखिए ऑड टू ऑटम, ठीक है। ये ऑटम का मतलब आप समझ रहे हैं, ये ऑटम का मतलब क्या होता है। ये ऑटम का मतलब होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़ ऋतु, जिसमें पत्ते वगैरह गिरते हैं, ऐसे मौसम, उसको हम लोग कहते हैं ऑटम सीजन, है ना। पतझड़ ऋतु में आप जानते होंगे कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, है ना, और वो पूरे पेड़ क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ऐसा आप समझते होंगे। लेकिन इसके खूबसूरती के बारे में भी बात यहाँ पे किया गया है। और ये ऑड क्या है? ऑड क्या है? ऑड एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, ये होता है लिरिक होता है, ठीक है, लिरिकल पोएम होता है, ठीक है। ये एक तरीके से ऐसा होता है जिसको गाया जा सकता है। लिरिक किसको कहते हैं? जिसको गाया जा सके, गय हो यानी गय कविता, ठीक है, जिसको गाया जा सके ऐसी कविता, ये है ऑड टू ऑटम। यानी अपने पास ऑटम सीजन की इसमें क्या किया गया है, प्रशंसा किया गया है, प्रेज किया गया है, ठीक है। मतलब ऑटम सीजन के बारे में बहुत अच्छे से बात यहाँ पे किए हैं। पता है हर एक लेखक आते हैं वो स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु के बारे में बात करते हैं, बसंत ऋतु के गीतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक अपने जॉन किट्स जी हैं और ये जॉन किट्स ना बहुत अच्छे से ऑटम सीजन के बारे में बतलाए हैं। और सच में आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, आपको ऑटम सीजन से प्यार हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं, इतनी खूबसूरती से कौन वर्णन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जॉन किट्स ही कर सकते हैं। आइए अब चैप्टर को समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑड टू ऑटम चैप्टर के बारे में बात करें तो इसको लिखे कौन है, सबसे जरूरी तो सवाल आपके सामने ये आती है, ठीक है, कि ऑड टू ऑटम में जो है आप समझ गए कि ये जो है पतझड़ ऋतु के बारे में, उसके बारे में व्याख्या किया गया, पतझड़ ऋतु के बारे में बड़ाई किया गया, उसकी जो है प्रशंसा किया गया। इतना तो आप समझ गए। इस चैप्टर को लिखे कौन है, ऑड टू ऑटम पोएम को लिखे कौन है, इसको लिखे हैं जॉन किट्स। कौन लिखे हैं? जॉन किट्स जी। यहाँ पे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है जॉन किट्स जी, बहुत ही खूबसूरत है ना, और यही इस चैप्टर को लिखे थे, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म जो होती है, इनका जो बॉर्न होती है वो होती है कब, 31 अक्टूबर 1775 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 1775 को इनका मूनफील्ड लंदन में इनका जन्म होता है। यानी इनका जन्म कब होता है? 31 अक्टूबर 1775 में इनका मूनफील्ड लंदन में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनका निधन कब होता है, ये डाइड कब करते हैं? तो 23 यानी 23 फरवरी 1821 को ये डाइड करते हैं, यानी 23 फरवरी 1821 को इनका निधन होता है, ठीक है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, ठीक है। उनका निधन जो है 26 साल में हो जाता है। किस कारण से? ट्यूबरक्लोसिस के कारण, जिसको आप लोग टीबी का बीमारी कहते हैं ना, उस बीमारी के कारण इनका मात्र जो है 26 साल में सिर्फ निधन हो जाता है। आप समझ सकते हैं एक लेखक जो सिर्फ और सिर्फ 26 साल का है, मतलब वो अभी जस्ट जवान हुआ ही है, उनका निधन हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस के कारण। सोच सकते हो, है ना। लेकिन ये मात्र 26 साल जिए ना, ऐसे जिए कि मतलब आप ये ना बहुत अमर हो गए। मतलब इतनी सारी रचनाएं और इतनी भयानक अच्छे तरीके से वर्णन किए ना कि ये जो है ना इंग्लिश पोएट में, ठीक है, इंग्लिश पोएम में बात करें तो ये ना एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं, महान कवि माने जाते हैं। पता है इतने अच्छे अच्छे ये पोएम को लिखे हैं। अब चलिए और इनके बारे में जानते हैं। इनको ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। क्या चीज़ का पता है? डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इनको ना क्रिकेट, ठीक है, और बॉक्सिंग, ये दोनों चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्यार था। इनको ना बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ही मज़ा आता था क्रिकेट देखने में, बॉक्सिंग देखने में, ठीक है। ये सब चीज़ में ना ये ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था, ये उसमें गहरी इनका मतलब रुचि था क्रिकेट और बॉक्सिंग में, ठीक है। अब देखो इनके बारे में जानते हैं, इनके कुछ पोएम के बारे में जानते हैं, ठीक है, जिससे आपकी परीक्षा वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं। अब वो चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हिज पोएम एंड म्योन, ठीक है, इनका एक पोएम है एंड म्योन
was well appreciated by वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जी के बारे में आप जानते होंगे, एक बहुत ही महान ये कवि हैं। और ये ना एंडमियन जो ये रचना किए थे कौन, जॉन किट्स। जॉन किट्स लिखे थे एंडमियन को, और इसकी प्रशंसा वर्ड्सवर्थ खुद किए थे। ठीक है, एक छोटे से लड़का का प्रशंसा, एक उनकी कविता का प्रशंसा वर्ड्सवर्थ किए थे। इनके लिए भी बड़ी बात थी। और इट वाज पब्लिश्ड इन 1818। ठीक है, 1818 में ये जो बुक पब्लिश हुआ था एंडमियन। ठीक है, एंडमियन कब पब्लिश हुआ, 1818 में। ठीक है, अब देखिए कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। हिज ऑड्स, ठीक है, इनकी कुछ ऑड्स है। ठीक है, मतलब ये जो जैसे आप देख रहे हैं ऑड टू ऑटम, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑड, ये जो लिरिकल पोएम आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और सारे इनकी ऑड्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा है पता है? ऑड्स ऑन इंडोलेंस, ठीक है, ऑड्स ऑन इंडोलेंस, ऑड्स ऑन ग्रेसियन अर्न, ठीक है, ऑड्स ऑन इंडोलेंस, ऑड्स ऑन ग्रेसियन अर्न, ऑड्स टू साइकी, ठीक है, ऑड्स टू ए नाइटिंगल, ऑड्स ऑन मेलनकॉली एंड ऑड्स टू ऑटम। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे ऑड टू ऑटम, यहाँ पे इनका कौन कौन सा ऑड्स है समझ में आ गया ना, कि इनका ऑड ऑन इंडोलेंस है, ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न है, ऑड टू साइकी है, ऑड टू ए नाइटिंगल, ऑड ऑन मेलनकॉली एंड ऑड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्हें बना दिया एक ही बहुत महान, बहुत ही ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, बहुत ही महान इंग्लिश कवि के रूप में इन्हें बना दिया, है ना। ये सारे ऑड्स, मतलब ये सिर्फ ऑड टू ऑटम ही नहीं लिखे, बल्कि एक रचना इनका ये है तो एक रचना इनका ये भी है, एक रचना इनका ये भी है, एक रचना इनका ये भी है। ठीक है, और एक इनका ये भी है, ठीक है, एक इनका ये भी है। तो देख रहे हो क्या क्या लिखे, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न, ऑड टू साइकी, ऑड टू ए नाइटिंगल, ऑड ऑन मेलनकॉली एंड ऑड टू ऑटम, ये सब लिखे। और इसी के कारण ये इतनी कम उम्र में इंग्लिश के एक महान कवि के रूप में ये जाने जाने लगे। ठीक है, इंग्लिश के एक रोमांटिक पोइट के रूप में ये जाने जाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। आप इनके बारे में जान चुके हैं कि इनका जन्म और निधन क्या हुआ, इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी बहुत आप लोग जाने। और इसके अलावा भी और कुछ कुछ जानकारी है जो कि अपने बुक में आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पूरे इस चैप्टर को पढ़ने। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो आपके बुक में दिया गया है उस चीज़ को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको समझाएं इस चैप्टर के बारे में, तो आप तो ये बात तो समझ गए कि भाई इसमें ऑटम सीजन के बारे में, पतझड़ ऋतु के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, पतझड़ ऋतु के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दे, ये पूरा पोएम जो है ना, ये पूरा जो आपका पोएम है इसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 स्टेंजा में, पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा और तीसरा स्टेंजा। ठीक है, तीनों में ऑलमोस्ट 11-11 ऑलमोस्ट पंक्ति है और इन सारे पंक्तियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। इस सभी में जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है। तो पहला स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा और तीसरा स्टेंजा में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला स्टेंजा भी शुरू करते हैं, और पहला स्टेंजा खत्म होगी तब उसके बाद सेकंड स्टेंजा में चलेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेंजा में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेंजा से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहली स्टेंजा पे पहुँचते हैं, और पहली स्टेंजा में जो है जॉन किट्स जी बहुत खूबसूरती तरीके से व्याख्या किए हैं ऑटम सीजन और सूरज के बारे में, है ना। यहाँ पे ये बतलाए हैं कि अपना जो सूरज है, अपना जो सन आप देख रहे हैं, ये जो सूरज आप देखते हैं ना, ये जो सन आप देखते हैं आसमान में, तो ये जो सूरज है, देखो यहाँ पे ये सूरज है। ठीक है, और थोड़ा सा हंसमुख सा चेहरा, ठीक है, और यहाँ पे ये सूरज है। ठीक है, और अब देखो ये सूरज जो है ना, ये एक ऑटम सीजन जो है अपने पास। ठीक है, ऑटम जो सीजन है, ठीक है, इस ऑटम सीजन का बेस्ट फ्रेंड बतलाया है। ठीक है, ये सूरज जो है ऑटम सीजन का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये दोनों ना बहुत खास दोस्त है, और ये दोनों मिलके ना बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करता है कि भाई, सूरज बोलता है कि भाई ऑटम क्या करते हैं ना कि जितने सारे पेड़ पौधे हैं उन सभी पे फल वगैरह लाद देते हैं एकदम से, और बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। ऑटम भी बोलता है हाँ भाई ऐसा कुछ, है ना, ऐसे ही कुछ कंस्पायर होता है, दोनों में बातचीत होती है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसमें एक्चुअल में क्या बोला गया है। यहाँ तो आप समझ गए ना कि पहला स्टेंजा में सूरज और जो है ऑटम सीजन की जो दोस्ती है उसके बारे में बात होती है कि दोनों एक दूसरे से क्या क्या बात करती है, क्या क्या फुसफुसाती है, क्या कंस्पायर करती है। ठीक है, अब चलो बात क्या होती है यहाँ पे ये समझते हैं।
सीजन ऑफ मेट्स, पहला यहाँ पे स्टेंजा का, यहाँ पे पहली पंक्ति को देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेंजा में ना कई सारी पंक्तियां हैं, तो इसमें हम दो दो पंक्ति करके समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हम पिक्चर वगैरह के साथ में समझा सके, ठीक है। तो देखो पहली स्टेंजा में बोला जा रहा है, पहला पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, सीजन ऑफ मेट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मतलब समझो। सीजन ऑफ मिड्स का मतलब क्या होता है? सीजन ऑफ मिड्स का मतलब होता है कोहरे का सीजन, ठीक है। यहाँ पे कोहरा किसको बोला गया है? क्या वो ठंड वाली कोहरा? नहीं, यहाँ पे कोहरा उसको बोला गया जैसे देखो यहाँ पे सूरज है और इससे कुछ प्रकाश निकल के आ रही है ना, प्रकाश निकल के आ रही है, और इससे जो कोहरा होता है ना, इससे जो कोहरा होता है, इस कोहरे को बोला गया है ना। बहुत ही खूबसूरत सा। और ये ऑटम के बाद तो एकदम ठंडा स्टार्ट होता है, विंटर सीजन आता है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हल्की फुल्की ठंडी तो आ जाती है ना। तो ये वाला कोहरा के बात करते हैं जो सूरज से वो उधर से आ रही होती है, तो मतलब सीजन ऑफ मिड्स यानी कोहरे का सीजन। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब पता है, बहुत ही एकदम पके हुए और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मुलायम मुलायम ताजे ताजे फलों का ये मौसम है, ठीक है। इस मौसम को ऑटम सीजन के बारे में बड़ाई करते हुए क्या कहते हैं? सीजन ऑफ मिड्स। क्या चीज़? ये मिड्स का सीजन है, मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है, यानी पके हुए ताजे ताजे मुलायम मुलायम फलों के जो है ये सीजन है। उसके बाद क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। यहाँ पे देखो मैच्योरिंग सन का क्या मतलब होता है? तो मैच्योरिंग सन का मतलब होता है ऐसे सूरज जो कि मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिंग है, मैच्योर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैच्योरिंग है यानी सूरज परिपक्व हो रहा है अभी, ठीक है। मतलब सूरज निकल रहा है तो वो परिपक्व हो रहा है, ठीक है। सूरज राइज कर रहा है यानी सूरज निकलते आ रहा है और उसकी प्रकाश धीरे धीरे क्या हो रहा है? तेज होते जा रहा है ना। तो सूरज सवेरे आता है, उसका प्रकाश नॉर्मल रहता है, फिर धीरे धीरे करके प्रकाश तेज हो रहा होता है, वो जो मैच्योरिंग सन उसको कहते हैं, ठीक है। मैच्योरिंग सन जो है क्या है? क्लोज बॉसम फ्रेंड है, ठीक है। किसका? क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है पता है? बेस्ट फ्रेंड होता है, बहुत ही खास दोस्त होता है। किसका? जो है मैच्योरिंग सन का। कौन है? ऑटम, ठीक है। ये जो है बसंत ऋतु। तो चलिए अब इसका मतलब तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, लेकिन अब आपको मतलब बताते हैं। सीजन ऑफ मिड्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ऑटम सीजन जो है ये है कोहरे का सीजन, मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन, यानी एक तरीके से मुलायम ताजे ताजे फलों का ये सीजन है, ठीक है। और कोहरे का सीजन है, ये बतलाया गया। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, और ये ऑटम सीजन जो है ना बेस्ट फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का, परिपक्व हो रहा सूरज का एक बहुत खास दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्ती का वर्णन किया गया कि सबसे पहले ये तो कोहरे का सीजन है, प्लस में ये इस सीजन में ना बहुत सारे फल वगैरह आते हैं नए नए, और ताजे ताजे स्वादिष्ट फल मिलते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया कि जो है सूरज और ऑटम बहुत ही खास क्लोज बॉसम फ्रेंड है, यानी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। ये बतलाया गया। फर्स्ट स्टेंजा के तीसरे लाइन में चलते हैं। अब देखिए तीसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें बोला गया है, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड दी थैच एव रन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक एक पहले शब्द का मतलब समझते हैं। कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? फुसफुसाना। अरे भाई ऑटम एक काम करते हैं ना, इस फूल वगैरह एकदम उसको खिला देते हैं, और ये जो है ना जितने भी पेड़ वगैरह उसमें फल वगैरह ला देते हैं। तो कंस्पायर हुआ मतलब किसी के कान में फुसफुसाना, है ना, आराम से बात करना कि कोई और ना सुन ले, ठीक है। ऐसे इसको कहते हैं कंस्पायर, ठीक है। कंस्पायरिंग, तो कंस्पायरिंग का मतलब होता है एक तरीके से फुसफुसाना, साजिश करना, ठीक है। साजिश किया जाता है, बहुत ही धीरे से बोला जाता है कानों में, है ना, तो साजिश करना हुआ, ठीक है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस प्रकार से एकदम से लाद दिया जाए और ब्लेस कर दिया जाए, कृपा वर्षा दी जाए। विथ फ्रूट्स, फलों से। वाइन्स, वाइन्स का मतलब क्या होता है? लता। वाइन्स का मतलब क्या होता है? लता। ये देखे लत्ती वगैरह जो होता है इसको कहते हैं वाइन्स, ठीक है। और ये अंगूर का, नॉर्मली वाइन्स को हम लोग, अंगूर के लता को हम लोग वाइन्स कहते हैं, ठीक है। राउंड दी थैच एब्स, थैच एब्स का मतलब क्या होता है? थैच एब्स का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? छप्पर, छज्जर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आके यहाँ से मुड़ जाता है, यहाँ से आके यहाँ से मुड़ जाता है। तो ये जो मुड़ा हुआ भाग आप देख रहे हैं, ये जो नीचे का भाग है ना, ये छप्पर का नीचे का भाग होता है, तो इसको कहते हैं थैच, ठीक है। और ये थैच एब्स जो होता है ना, छप्पर झज्जे जो होते हैं, इसके बारे में बात किया गया है। तो अब देखो इसका मतलब समझते हैं। सबका वर्ड मीनिंग तो आप जान गए, अब देखो इसका मतलब समझते हैं, इस पंक्ति में क्या बोला गया। तो आपको एक चीज़ पता है कि ये जो सूरज है, ये जो सूरज है अपना प्यारा सा सूरज, सॉरी उदास हो गया सूरज, ऐसे सूरज नहीं, सूरज अच्छा सूरज है ना, अपना अच्छा सूरज, चलो अच्छा सूरज, देखो स्माइली सूरज। अब देखो ये सूरज
ठीक है, देखो स्माइल कर रहा है सूरज, एकदम शर्मा गया है सूरज। अब जो है देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये और ऑटम सीजन, ठीक है, ये जो और ऑटम सीजन, ये दोनों क्या है, बहुत खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। अब ये दोनों क्या करता है, कंस्पायरिंग विथ हिम, ठीक है। और ये जो है ऑटम सीजन क्या करता है, सूरज से कंस्पायर करता है, ठीक है, या सूरज जो है ऑटम से कंस्पायर करता है, यानी दोनों एक दूसरे से जो है बातचीत करता है और साजिश करता है, दूसरों के प्रति साजिश करता है। क्या साजिश करता है बता लाते हैं, ठीक है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट्स डिवाइन्स, ठीक है, किस प्रकार से इस लते को, ठीक है, इस जो है एक तरीके से ये जो लत्ती वगैरह आप देख रहे हो, ये जो लतरा हुआ है पूरा यहाँ, ठीक है, इस सारे लते को जो है किस प्रकार से अंगूरों से भर दिया जाए, ठीक है। वाइन्स किसको कहते हैं, एक तरीके से अंगूर का लता, या उसी प्रकार से और बहुत सारी लत्ती होते हैं जिसमें फल वगैरह लग सकते हैं, उस सभी के बारे में बोला जा रहा है कि वाइन्स को यानी लते को किस प्रकार से फ्रूट से यानी फलों से लाद दिए जाए, उस पर ब्लेस कर दिया जाए, उस पर कृपा वर्षा दी जाए, डैट राउंड दी थैचेप्स, जो रंग, ठीक है, जो थैचेप्स होता है, जो थैचेप्स किसको कहते हैं, जो एक तरीके से अपने पास ये होता है ना, जो अपने पास ये छज्जर झप्पर जो होते हैं, इस पे जो एक तरीके से ये लताएं जो रन करती है, भागती रहे ऊपर की तरफ, तो इसको किस प्रकार से क्या करे, मतलब फलों से लाद दे, ठीक है। तो सूरज यहाँ पे अच्छे सेंस में कंस्पायर करता है, फुसफुसाता है लोगों से, अपने फ्रेंड ऑटम से कंस्पायर करता है कि ऑटम भाई क्या किया जाए, ये जो वाइन्स है यानी ये जो लताएं हैं, इसको एकदम फलों से लाद दे। ये जो थैचेप्स में जो लताएं बढ़ रही है, यानी ये झज्जर झब्बे पे जो है ये जो है लताएं चढ़ रही है, इस पे फलों से लाद दिया जाए क्या, है ना। तो ये कंस्पायर करती है कौन, सूरज और ऑटम आपस में, है ना। और इतना ही पे नहीं रुकता, बल्कि अभी देखो और ज़्यादा ये लोग साजिश वगैरह करते हैं, सूरज और ये जो है ऑटम अभी और कंस्पायर करती है। क्या चीज़ पता है, फर्स्ट स्टेंजा के यहाँ पे 5वां लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखिए, टू बेंड विथ एप्पल द मोस कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ रिफनेस टू द कोर। अब देखो सबसे पहले मतलब समझो, यहाँ पे मतलब क्या होती है। वेंड का मतलब होता है झुक जाना, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा है, स्ट्रेट है हम, ठीक है, और हम यहाँ पे झुके, तो इसको कहते हैं, ये जो पार्ट क्या हुआ, बेंड हो गया, ये पीछे क्या हो गया, हम थोड़ा सा झुक गए, तो ये बेंड हो जाना होता है ना, हम बेंड हो गए। तो इसी प्रकार से जैसे कोई भी है, पेड़ ही है, वो सीधा कर रहा है, अगर वो झुक गया तो उसको कहते हैं बेंड हो जाना, ठीक है। बेंड द एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री, तो ये जो मोस्ट कॉटेज ट्री देखते हैं ना, तो ऐसे पेड़ जो कि जिसपे काई लगा रहता है। ये मोस का मतलब क्या होता है पता है, मोस का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं काई लगा हुआ हरा हरा है ना, ये जो काई लगा हुआ इसी को कहते हैं काई लगा हुआ, मोस इसी को कहते हैं मोस्ट कॉटेज ट्री, मतलब एक तरीके से काई लगा हुआ पेड़ जो होता है उसके बारे में बात किया गया है। एंड फील द फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, रिपनेस का मतलब पका हुआ, कोर का मतलब टू द कोर मतलब अंदर तक, कोर का मतलब ये साइड वाला भाग नहीं, कोर का मतलब अंदर तक, टू द कोर अंदर वाला भाग तक पका देना। अब समझिए इसका मतलब, समझिए कि सूरज जो है, अभी भी सूरज है ना अपने पास, ये जो सूरज है, ये सूरज एकदम देखो स्माइली सूरज, ये क्या करता है ऑटम सीजन से, ठीक है, ऑटम सीजन से कंस्पायर करता है कि भाई भाई सुनना, ऑटम 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 सुनना, ठीक है। अब फिर सूरज कहता है क्या चीज, टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, ये जो काई लगा हुआ जो पेड़ है इसको क्या किया जाए, एप्पल से भर दे ताकि ये क्या हो जाए, बेंड हो जाए, ये झुक जाए, है ना। तो ऐसे देखो एप्पल्स पे भर दिया पूरे ऑटम और ये सूरज मिलके भर दिया, तो ये देखो बेंड हो गया, झुक गया, है ना। एंड फील द फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, और जितने भी फ्रूट्स हैं उसको फील कर देंगे, भर देंगे, रिपनेस टू द कर, उसको एकदम पूरे पका देंगे, कहाँ तक, टू द कोर, ठीक है, अंदर तक, तह तक पका देंगे, हर एक फलों को तह तक पका देंगे, ठीक है। मतलब ऑटम और जो है सन मिलके कहता है कि हम अपने मौसम को ना बहुत सुहाना बना लेंगे भाई ऑटम, तू टेंशन ना ले, ठीक है। तो दोनों मिलके एकदम फुल एकदम तैयारी कर रहा है कि भाई क्या क्या करना है। ये काई लगा हुआ जितने भी पेड़ है ना सेब के, सब पेड़ को क्या करना है, एकदम फलों से लाद देना है ताकि ये सब झुक जाए, बेंड हो जाए, है ना। और इसके जितने भी फल है ना उसको एकदम तह तक, कोर तक, अंदर तक रिपनेस कर देंगे, पका देंगे, ठीक है, सभी को एकदम पूरा परिपक्व कर देंगे, पका देंगे, खाने योग्य बना देंगे, है ना। तो ऐसा कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा यहाँ ये हुई, आगे फर्स्ट स्टेंजा अभी और चलेगी, ठीक है। ये भी फर्स्ट स्टेंजा का ही लाइन है, और देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, टू स्वेल द गॉड्स, ठीक है। स्वेल का मतलब होता है क्या चीज़, एक तरीके से फुला देना, एक तरीके से मतलब एक तरीके से उसमें गूदा भर देना, ठीक है। स्वेल द गॉड्स मतलब, और गॉड्स का मतलब जानते हैं कद्दू, ठीक है, कद्दू में गूदा भर देना। एंड प्लम्प दी हेजल सेल्स, ठीक है,
प्लम्प का मतलब होता है फुला देना, ठीक है, या फिर भर देना, ठीक है, या फिर मोटा हो जाना। हेजल सेल्स का मतलब होता है अखरोट की तरह का एक जो है नट होता है, एक तरीके से फल होता है अखरोट की तरह का, उसको कहते हैं हेजल सेल्स। जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं ये हेजल सेल्स है, ठीक है, विथ स्वीट कर्नल। स्वीट कर्नल, कर्नल वो होती है जो अंदर की खाने वाली भाग, इसको अगर तोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ठीक है, और ये अंदर वाली भाग जो होता है इसको कहते हैं कर्नल, इसको क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, ठीक है। तो ये कर्नल हुआ, ये अंदर वाला भाग जिसको हम लोग खाते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी भी देखो ये अपने पास प्यारा सा सूरज जो है, ये अपना प्यारा सा सूरज ये क्या कर रहा है, अभी भी कंस्पायर कर रहा है किससे, ऑटम से, ठीक है। अभी ये ऑटम से कंस्पायर कर रहा है कि भाई ऑटम सुनना, एक और काम करते हैं कि स्वेल दी गॉड्स, मतलब जितने भी गॉड्स हैं, जितने भी कद्दू हैं, सभी को क्या करना है, फुला देना है। सभी के जो अंदर के जो खाने वाला पार्ट होता है उसको एकदम फुला देना है, कद्दू को बड़ा कर देना है, ठीक है। उसके बाद एंड प्लम्प दी हेजल सेल्स, और ये जितनी भी हेजल सेल्स है, अखरोट की तरह जो पदार्थ है, इस सभी को क्या करना है ना, इसको क्या करना है, प्लम्प कर देना, सभी को एक तरीके से फुला देना है, सभी को एकदम अंदर से फुला देना है विथ ए स्वीट कर्नल, ठीक है। स्वीट कर्नल के साथ में जो अंदर का पदार्थ रहेगा उसको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना देंगे, बहुत ही ज्यादा मीठा बना देंगे, स्वीट बना देंगे, ठीक है। स्वीट कर्नल जो खाने वाला पार्ट रहता है उसको कर्नल कहते हैं, और स्वीट का मतलब मीठा, मीठा जो है अंदर का पार्ट रहेगा उसको बहुत ज्यादा स्वादिष्ट मीठा बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा सूरज फिर से ऑटम से कंस्पायर करता है। ऑटम भाई एक काम करेंगे, जितने भी कद्दू है ना सभी को फुला देंगे और हेजल सेल्स को भी क्या करेंगे, मोटा कर देंगे, ठीक है, हेजल सेल्स को भी, और उसके अंदर के खाने वाला भाग जो कर्नल होता है उसको भी एक तरीके से बहुत स्वादिष्ट मीठा बना देंगे, ठीक है। तो ये सब कंस्पायर करता है कौन, सूरज और ऑटम। अभी नहीं रुकता है, अभी और चर्चा करता है। अभी देखो अभी ना सूरज और ऑटम मिलके अभी और चर्चा करता है, वो क्या है बता रहे हैं, अभी तुरंत आपको बताते हैं, ठीक है। देखो अभी ये क्या चर्चा करता है। अब देखो फिर से ये सूरज आ गया है ना, प्यारा सा अपना सूरज है ना, प्यारा सा अपना सूरज देख रहे हो, कितने आंख वगैरह बंद करके एकदम पूरा तैयार है। अब देखो ये अपने पास ऑटम, ठीक है, ये अपने पास ऑटम है। और देखो अब यहाँ पे सूरज और ऑटम दोनों मिलके क्या बातचीत होता है इस दोनों में, देखो टू सेट बडिंग मोर, बडिंग का मतलब होता है एक तरीके से कलियों को खिलाना, ठीक है, एंड स्टिल मोर और ज्यादा खिलाना। लेटर फ्लावर, जब वो फ्लावर बन जाए, फॉर द बीज, वो मधुमक्खी के लिए, बीज का मतलब होता है मधुमक्खी के लिए जब उपयोगी हो जाए। अंटिल दे थिंक वार्म डे, मतलब जो गर्माहट वाला दिन होता है, नेवर सीज, सीज का मतलब होता है खत्म, कभी खत्म नहीं होगा ऐसा वो मधुमक्खी सोचेगा। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड, जब ये जो समर है, समर यूज किया गया गर्माहट के लिए, ठीक है, ये जो गर्माहट है, ये जो समर वाली गर्माहट है, ठीक है, ये जो रोशनी है, ठीक है, ये जो सूर्य की प्रकाश है, इसमें जो गर्माहट है, ओवर ब्रिम्ड, ठीक है, देयर क्लेमी सेल्स, ठीक है, इसके जो क्लेमी सेल्स होगा, क्लेमी का मतलब होता है चिपचिपा, और उस सेल्स का मतलब होता है कोशिका, चिपचिपा सा उसका जो कोशिका होता है, ठीक है, क्लेमी सेल्स बोलते हैं इसको। ये जो अपने पास सेल्स आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं क्लेमी सेल्स, और ये चिपचिपा होता है, ठीक है, ये सेल्स है यानी ये कोशिका है, और ये क्या है, क्लेमी है। क्लेमी मतलब इस पे हाथ रखोगे नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें क्या है, हनी है, मधु भरा हुआ है, ठीक है। ओवर ब्रिम्ड का मतलब होता है भर जाना, ठीक है, पूरी तरीके से भर जाना। तो अब देखो इसका मतलब समझो, ये तो वर्ड मीनिंग हाँ आपको बताए, अब देखो इसका मतलब समझो, इसमें क्या बोला गया कि सूरज और ऑटम दोनों मिलकर कंस्पायर कर रहा है, बात कर रहा है कि भाई ऑटम सुन ना, एक और काम करते हैं, टू सेट बडिंग मोर, कलियों को एकदम खिला देते हैं, एंड स्टिल मोर और ज़्यादा खिला देंगे। फिर वो क्या बन जाएगी, ये जो कलियां हैं उसको खिलाएंगे। लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और ये फ्लावर बन जाएगी किसके लिए, बीज के लिए, यानी एक तरीके से मधुमक्खी के लिए जब वो फ्लावर बन जाएगी। अंटिल दे थिंक द वार्म डेज नेवर सीज, ठीक है, और ये मधुमक्खी ना इस पे बैठ के रस वगैरह चूसेगी इस फूल का, और वो सोचेगी कि ये जो है ना, इस गर्माहट वाला दिन, वार्म वाला दिन ना, ये कभी सीज नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है, ऐसा वो सोचेगा, ठीक है। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लमसी सेल, ठीक है, क्लेमी सेल, ठीक है, उसकी जो है इस गर्माहट वाली दिन में क्या होगी कि उसकी जो भी क्लेमी सेल्स है, उसके चिपचिपाहट वाला जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, यानी जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो क्या हो जाएगा, ओवर ब्रिम्ड हो जाएगी, यानी वो भी भर जाएगा। इतनी मौसम को गर्माहट कर देंगे ना, इतने सारे फूलों को खिला देंगे, उसमें इतनी सारी रस आएगी, जिससे क्या होगा कि मधुमक्खी का छाता भी जो है ना वो भी पूरा मधु से भर जाएगा, और उसमें से टपकने लगेगा, क्या चीज़, मधु, हनी जो है वो टपकने लगेगा, इतने भर देना है, ठीक है। तो ये सूरज और ऑटम मिलकर कंस्पायर करता है। तो कुल मिला के फर्स्ट स्टेंजा इतना हुआ। अब चलते हैं सेकंड स्टेंजा को की तरफ, है ना, लेकिन फर्स्ट स्टेंजा जो है एक बार पहले देखो, समझो।
तो यहाँ पे बात ये किया गया है कि फर्स्ट स्टेंजा में कि सूरज और ऑटम क्या है, एक खास दोस्त है। इस सीजन को यानी ऑटम सीजन को सीजन ऑफ मिड्स बोला गया है, यानी एक तरीके से कोहरे का सीजन, सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, ठीक है। इसको जो है ना बोला गया है एक तरीके से फ्रूटफुलनेस का सीजन, एक तरीके से बोला गया है स्वादिष्ट फल जो होते हैं उसका सीजन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम आपको ले चले तो मेलो फ्रूटफुलनेस यानी एक तरीके से स्वादिष्ट फल जो होते हैं उसका सीजन बताया गया है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, और इस ऑटम सीजन को सूरज का खास दोस्त बतलाया गया है, ठीक है। उसके बाद बतलाया गया है कि दोनों आपस में कंस्पायर करता है, साजिश करता है ऑटम और सूरज मिलके कि क्यों ना भाई कि हम लोग मिलकर जितने भी ये वाइन्स का पेड़ है यानी अंगूर का ये लताएं वाला जो पेड़ है इस पे फल लाद देंगे, ठीक है। जितने भी ये झज्जर झोपड़ियों से ऊपर बढ़ रहे हैं उन सभी में जो है फल लाद देंगे, ठीक है। और सेबों के पेड़ में जो ये जो काई लगे पेड़ जो हैं इसमें इतने सेब लाद देंगे कि ये बेंड हो जाएगा, ये झुक जाएगा, ठीक है। और हर फलों को ना अंदर तक तह तक क्या करेंगे, पका देंगे। और क्या करेंगे, जो गॉड्स होते हैं, जो कद्दू होते हैं उसको एकदम फुला देंगे और प्लम्प दी हेजल सेल्स, मतलब एक तरीके से जो हेजल सेल्स होता है अखरोट की तरह का जो मतलब फल होता है उसको क्या करेंगे, मोटा कर देंगे। और उसके अंदर कर्नल जो भाग होता है खाने वाला भाग उसको बहुत ही ज़्यादा स्वीट कर देंगे, मीठा कर देंगे। और उसके बाद बात करता है कि भाई हम लोग और काम करेंगे कि जितने भी कली है ना उसको खिला देंगे, कली को बड़ा करेंगे, खिलाएंगे, और जब वो फ्लावर बन जाएगा ना इस मधुमक्खी का काम आएगा। और वो मधुमक्खी ना उस पे बैठ के इतना रस उस पे फूलों पे कर देना है ना, इतना गर्माहट दे देंगे कि उस पे फूल में बहुत ज़्यादा रस आएगा। और ये मधुमक्खी सोचेगा ऐसा गर्माहट वाला दिन कभी नहीं जाएगा। और उसका जो है ना वो मधुमक्खी का जो छाता होगा, वो क्लेमी सेल्स जो होगा, वो चिपचिपाहट वाला जो कोशिका होगा, वो उसका मधुमक्खी का छाता वो भर जाएगा उस मधु से, और वो टपकने लगेगा, ओवर ब्रिम्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी वो टपकने लगेगा इस गर्माहट में, ठीक है। तो यहाँ तक होती है फर्स्ट स्टेंजा जिसमें सूरज और ऑटम के कंस्पायरिंग के बारे में बात की गई है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ और सेकंड स्टेंजा को अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इस सेकंड स्टेंजा में ऑटम सीजन को एक वुमेन से, एक लेडी से कंपेयर किया गया है, एक लेडी की तरह यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ऑटम सीजन एक लेडी की तरह है, एक वुमेन की तरह है। और इस पोएम को अभी हम लोग सेकंड स्टेंजा को हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग जान जाएंगे कि किस प्रकार से ऑटम सीजन को एक महिला के रूप में, एक लेडी के रूप में, एक वुमेन के रूप में यहाँ पे दिखाए हैं कवि जॉन किट्स जी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आइए अच्छे से समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेंजा नंबर सेकंड का पहला पंक्ति में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है Who hath not seen thee often amid the stored, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, हाथ का यहाँ पे मतलब है हैज, ठीक है। नॉट सीन दी, तो यहाँ पे दी का मतलब है यू, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है ऑफन, ठीक है, ऑफन जिसको कहते हैं अक्सर। आमिद का मतलब बीच में होता है, यहाँ पे दी जो है इसका मतलब होता है योर, ठीक है, योर। स्टोर का मतलब होता है, स्टोर का यहाँ पे मतलब बताया गया ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेन को रखा जाता है, अनाजों को रखा जाता है, उसको कहा गया है स्टोर। यहाँ पे बोलते हैं कभी, ठीक है, कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन एमिड द स्टोर, कि तुम्हें जो है कौन नहीं देखा है, ठीक है। स्टोर के बीच में जो अनाज रखने वाला जो स्टोर है वो उसके बीच में तुम बैठते हो, तुम्हें कौन नहीं देखा है। आमिद का मतलब होता है बीच में बैठना, ठीक है। तुम्हें कौन नहीं देखा है, हु हैज़ नॉट सीन यू, तुम्हें कौन नहीं देखा है, ऑफन अक्सर, एमिड योर स्टोर, तुम जो है अपने अनाज भंडार के बीच में तुम बैठते हो, तुम्हें कौन नहीं ये बात देखा है ना। तो पहला तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो गया, समझ गए कि ये जो वुमेन है, ये जो लेडी के बारे में चर्चा किया गया, एक तरीके से लेडी की तरह यहाँ पे ऑटम को बताया गया है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि तुम्हें कौन नहीं देखा है, तुम ग्रेन के स्टोर जो होता है, ठीक है, जहाँ पे अनाज जो उसका गृह जो है उसके बीच में तुम बैठते हो, तुम्हें कौन नहीं देखा है ना। सम टाइम हु एवर सीक्स एब्रॉड में फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एब्रॉड का मतलब यहाँ पे बोला गया है, एब्रॉड तो होता है शहर, लेकिन यहाँ पे ना गांव के बारे में बोला गया है। एब्रॉड किसको यूज किया गया है, गांव को। जब गांव में तुम्हें पाया जाता है, ठीक है, कभी कभी तुम समटाइम्स, कभी कभी तुम तो गांव में पाए जाते हो, ठीक है। whoever seeks abroad में फाइंड, कभी कभी तो तुम जो है स्टोर के बीच में पाए जाते हैं, कभी कभी तुम गांव में भी पाए जाते हो, है ना। दी सीटिंग
केयरलेस ऑन ए ग्रेनी फ्लोर। ग्रेनी फ्लोर का मतलब क्या होता है पता है? ग्रेनी फ्लोर का मतलब होता है जो अनाज जहाँ पे पड़ा हुआ रहता है उस फर्श को, उस जगह पे कभी कभी तुम पड़े हुए मिलते हो, सिटिंग मतलब बैठे हुए मिलते हो, केयरलेस बेपरवाह होके। एक आप औरत का एग्जाम्पल लो, एक लेडी का एग्जाम्पल लो। वो लेडी बहुत ही सुंदर सी लेडी एक ग्रेनी फ्लोर पे जहाँ पे अनाज वगैरह पसरा हुआ है, मतलब उसका जो मतलब अनाज का जो पूरा जो रखा हुआ है, मान लो गेहूं कट के उसका रखा हुआ, गेहूं का सारा चीज़ रखा हुआ है, ठीक है, बस उसको काटा गया है और उसको रखा गया, अभी उसको झाड़ा वगैरह नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी गेहूं धान ऐसा समझ लो। तो उस सबको बस ऐसा समझ लो कि ग्रेनी फ्लोर जो होता है, अनाज का जो फर्श होता है उस पे बैठे हुए कभी कभी तुम मिलते हो, है ना, बेपरवाह होके, सब कुछ छोड़ छाड़ के निश्चिंत होके, है ना, बेपरवाह एकदम अच्छे से बैठे रहते हो। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और तुम्हारा हेयर जो है, ये विनोइंग विंड का मतलब पता है? जब विनोइंग विंड उस हवा को कहते हैं जब कोई चीज़ हम उसाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जैसे है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धान जो है, क्या धान या गेहूं जो है, धान जो है उसाया जा रहा है, ठीक है। तो धान ऊपर से गिराता है, ये हवा जो चलता है तो इससे बेकार पार्ट जो होता है, वो डस्ट जो रहता है वो बाहर निकल जाता है और जो सही पार्ट रहता है वो नीचे आ जाता है ना। तो इससे जो हवाएं चलती है उसको कहते हैं विनोइंग विंड। दी हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, और उससे हवा जो चलती है ना, वो हवा जो होती है हेयर को यानी बालों को थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करती है, उठाती है ना, और ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे ये कहते हैं एक जो है इस पूरे स्टिंजा में क्या किया गया है कि ऑटम को एक लेडी से कंपेयर किया गया और उसको बोला गया है कि तुम्हें कौन नहीं देखा है कि तुम स्टोर के बीच में बैठते हो, तुम्हें कौन नहीं देखा है कि तुम गाँव में भी पाए जाते हो। कभी कभी तो तुम एक तरीके से बेपरवाह होके, केयरलेस होके ग्रेनी फ्लोर पे यानी एक अनाज रखने वाला जो फर्श होता है वहां पे बैठे रहते हो, है ना। और कभी कभी तुम विनोइंग विंड के कारण जो मतलब जो हवाएं चल रही होती है, ठीक है, उस हवा से तुम्हारा बाल बिखेर रहा होता है ना। तो यहाँ पे ये बतलाए हैं, एक लेडी से कंपेयर किए हैं। अब आगे देखिए स्टेंजा 2 में ही, अब आगे देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, और ऑन दी हाफ रिब्ड फुर्रो साउंड एस्लिप, ठीक है। उसके बाद है ड्रोस्ट with the fume of poppins while the hook spares the next swath and all the twinned flowers। अब देखियो एक एक शब्द का हम लोग मतलब समझते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हाफ रिफ्ट, ठीक है। हाफ रिफ्ट का मतलब क्या होता है? हाफ रिफ्ट का मतलब होता है आधी अधूरी फसल जो होती है, आधी अधूरी फसल जो काटा जाता है, आधी अधूरी फसल, हाफ रिफ्ट मतलब आधी अधूरी जो फसल काटा गया। एंड फुर्रो का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो मतलब रेखाएं होती है ना, जैसे खेत में आप क्या होगा, हल वगैरह चलता है तो उससे क्या होता है, एक रेखा बन जाता है। तो वहां पे जब कटता है तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कटा है अनाज, तो यहाँ पे देखो एक रेखा टाइप का दिख रहा है कि एक रेखा बना हुआ है पूरा, है ना, पूरा एक रेखा टाइप का, रेखा नुमा बना हुआ है। तो ये रेखाओं को कहते हैं फुर्रो, ठीक है। उसके बाद देखो अपने पास साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सोते हुए नजर आना, ठीक है। और ड्रोस्ट मतलब एक तरीके से गहरी नींद में सोते हुए नजर आना। ड्रोस्ट का मतलब एक तरीके से हुआ कि नींद में एकदम खोया हुआ होना, ठीक है, नींद में डूबा हुआ होना, ठीक है। फ्यूम का मतलब होता है सुगंध, ठीक है, फ्यूम का मतलब होता है सुगंधित करना। और पॉपिन्स होता है एक क्या चीज, ऐसा फूल, ठीक है, ये जो फूल होता है इसके फूल का सुगंध एक होता है, ठीक है। वाइल द हुक, हुक कहते हैं इसको, हसिया को, जिससे अनाज को काटा जाता है, ठीक है। एस्पेयर्स होता है द नेक्स्ट, ठीक है। स्पेयर्स एक तरीके से अपने पास हो गया जो हम लोग काटते हैं ना, जो हम लोग एक तरीके से जो काटेंगे, जो स्पेयर्स करेंगे, ठीक है। स्पेयर दी नेक्स्ट स्वाथ, जो एक तरीके से स्पेयर मतलब एक तरीके से बचा रह जाना, ठीक है, मतलब बचा रह जाना। स्वाथ का मतलब होता है जो अगली पंक्ति होते हैं। नेक्स्ट स्वाथ मतलब एक अगली पंक्ति, जो हम लोग एक तरीके से सो जाते हैं, मतलब वो लेडी सो जाती है, इसके कारण अगली पंक्ति में जो है जो ट्वाइंड फ्लावर होता है, जो फूल होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रखे रह जाते हैं। अब देखो ये तो हम आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग के लिए आपको बताए, ऐसा इसलिए लगा। अब देखो इसको समझाते हैं क्या है एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है, मतलब वो अब समझाते हैं। देखो ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लिप, ठीक है। तुम जो है कभी कभी क्या होता है कि तुम जो है उस आधी अधूरी काटी हुई फसलों के बीच, उस रेखाओं के बीच, उस क्यारियों के बीच कभी कभी तुम साउंड स्लिप, कभी कभी तुम सोई हुई नजर आती हो, है ना। उस महिला के बारे में, उस लेडी से कंपेयर करते हुए ऑटम को कहते हैं कभी कभी तुम जो है ना उस क्यारियों के बीच, आधी कटी हुई फसलों के क्यारियों के बीच कभी कभी तुम साउंड स्लिप, सोई हुई नजर आती हो।
ड्रॉन्स्ड मतलब एक तरीके से तुम नींद में डूबे हुए होते हो। विथ ए फ्यूम ऑफ पॉपिन्स, जो पॉपिन्स फूल होते हैं उससे सुगंध जो निकलते हैं उसमें इतनी खुशबू रहती है कि लोग नींद पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे 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 खुशबू से तुम जो है एकदम खोई हुई सा नींद में उसमें पड़े रहते हो उस क्यारियों में। वाइल द हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, और तुम्हारा जो हुक है मतलब एक तरीके से जो हंसिया है जो रखा हुआ रहता है, ठीक है, नेक्स्ट स्वाथ ऐसे ही रह जाता है। ये स्वाथ मतलब एक तरीके से अपने पास जो होता है भूमि के एक लंबी पट्टी, ठीक है, एक लंबी पट्टी जो रहता है ये पूरा जो एक तरीके से जो बचा हुआ रह गया, मतलब आगे स्वाथ जो है मतलब आगे की क्यारियां में जो काटना था वो क्या हो गया, स्पेयर्स रह गया, एक तरीके से रखा रह गया। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और एक तरीके से ये पूरे के पूरे फ्लावर पूरे वो फूल वगैरह जो है ऐसे ही रखे रह गए, ठीक है, वो नहीं काटे गए, क्योंकि तुम तो सो रहे थे, तुम साउंड स्लीप, तुम सो रहे थे, नींद में डूबे हुए थे, है ना। तो यहाँ पे वुमेन से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से उसकी जुल्फें उड़ती है हवाओं से, है ना, किस प्रकार से वो जो है एक तरीके से स्टोर के बीच में पाई जाती है, किस प्रकार से वो कभी कभी क्यारियों के बीच में सो जाती है ना, और उसके कारण जो है आगे जो क्यारी में जो जितने फसल कटती है उसके आगे कट नहीं पाती है, वो चीज़ यहाँ पे बोला गया। आगे देखो, अभी और आगे समझते हैं। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पे बोला गया है एंड सम टाइम लाइक ए ग्लीनर दो दोस्त कीप स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक। अब देखो ये दो पंक्ति का मतलब समझिए, स्टेंजा 2 ही चल रहा है। एंड सम टाइम कभी कभी तो ऐसा लगता है तुम ग्लीनर की तरह बन जाती हो। ग्लीनर वैसा उसको कहते हैं कि जो मतलब चुनता है, ठीक है, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ पड़ा हुआ है ना उसको इकट्ठा करता है, उसको एक क्या करता है, उसको बटोरता है, उसको सभी चीज़ को एक तरफ करता है। ये फसल वगैरह काटो ना तो हर चीज़ आप एक जगह रखते हो, लेकिन कुछ कुछ फसल जैसे धान गेहूँ ही काटो तो उसका दाना गिर जाता है, उस सबको इकट्ठा करते हैं। कभी कभी तुम ग्रीनर बन जाते हो, ग्लीनर, ठीक है, ग्लीनर बन जाती हो। तो दोस्त कीप स्टडी, और अपने आप को एक तरीके से क्या करते हो, लेंड हेड, अपने आप को क्या करते हो, मतलब उस सारे बोझों को, मतलब जो फसल तुम काटे हो उसको अपने लेन हेड पे रखते हो। लेन हेड मतलब हेड लेन, तो यहाँ पे सर और उसके ऊपर रखना उसको कहते हैं लेन हेड, ठीक है। तब तुम क्या करते हो, उस सारे बोझों को अपने सर पे लेते हो और स्टडी, और अपने आप को क्या करते हो, बैलेंस करते हो, अपने आप को सीधा करते हो, ठीक है। और जो है आगे बढ़ते हो अक्रॉस ए ब्रुक, अक्रॉस ए ब्रुक, और तुम उस ब्रुक को पार करते हो। ब्रुक यहाँ पे किसको बोला गया पता है, एक नदी को, एक छोटी सी नदी, एक तालाब को एक तरीके से, या फिर जो खेत सिंचाई करने के लिए जो क्यारियां लंबी लंबी बनी रहती है जिसमें पानी जाता है, उस एक तरीके से छोटी सी नाली को एक तरीके से तुम पार कर रही होती हो, उस पानी को पार कर रही होती हो, छोटी सी रिवर को पार कर रही होती हो तुम, ठीक है, अपने सर पे बोझ लिए हुए। देख रहे हो जिस प्रकार से ये बोझ लेके वो एक पार कर रही है, जा रही है ना, इसी प्रकार से उसी को यहाँ पे ग्लेनर एक तरीके से बटोर कर सारे फसलों को एक साथ लेके अपने बोझों को सर पे लिए हुए ले जा रही होती हो, ठीक है। और जाके और बाय ए साइडर प्रेस, और जब तुम साइडर प्रेस पे पहुंचती हो विथ ए पेशेंट लुक, ठीक है, और बहुत ही मतलब एक सब्र के साथ, ठीक है, बहुत ही आराम के साथ, पेशेंस लुक मतलब एक तरीके से तुम बहुत ही आराम से, ठीक है, बहुत ही आराम से तुम क्या करते हो, दो वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, तुम क्या करते हो, मतलब देखते रहते हो, वाचेस्ट मतलब देखते रहते हो किसके तरफ, साइडर को, ठीक है। साइडर प्रेस जो यहाँ पे शब्द आया पता है, साइडर प्रेस के पास जब तुम जाते हो, ये साइडर क्या होता है, ये साइडर प्रेस ये है, ये मशीन जिसमें क्या होता है ना कि ये जो है अपने पास सेब, इसको डाला जाता है, इससे इधर जूस निकलता है, ठीक है, और उस जूस को पीता है लोग, ठीक है, तो उसी को कहते हैं साइडर प्रेस, यानी सेब का जूस बनाते हैं उसको कहते हैं साइडर प्रेस, ठीक है। तो कभी कभी तुम क्या होता है, साइडर प्रेस पे पहुंचती हो जब, उसके बाद तुम बहुत ही आराम से, ठीक है, शांत मन से वहां पे बैठते हो और देखते रहते हो द लास्ट ओजिंग, ठीक है, उस ये जो है ना वो सेब से जो अंतिम रस जो टपक टपक के गिरता है, उस कैसे साइडर प्रेस से जो रस जो टपक टपक के गिरता है उसको भी तुम बैठ के आवर्स बाय आवर्स देखते रहते हो पेशेंस से, ठीक है, बहुत ही आराम से तुम बैठ के उसको देखते रहते हो, निहारते रहते हो, है ना। तो ये यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बोला गया है। अभी देखो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला गया, कुल मिला के बात करें तो सेकंड पैराग्राफ में बोला गया कुल मिला के, कवि जो है जॉन कीट्स जी इस ऑटम सीजन को ना एक लेडी से कंपेयर किए, एक वुमेन से कंपेयर किए हैं और बतलाए हैं कि ऑटम जो है ना हर जगह पे फैली हुई है। जैसे जो है ना ये यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें कौन नहीं देखा है, तुम एक स्टोर में बैठे रहते हो बीच में, तुम्हें कौन नहीं देखा है कि तुम जो है ग्रेनी फ्लोर पे तुम सोए रहते हो, बैठे रहते हो बेपरवाह होके, निश्चिंत होके, तुम्हें तो
तो गाँव में अब्रॉड में भी देखा जाता है ना। और तुम तो एक तरीके से तुम बटोरने वाली हो, तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी तुम ग्लेनर बन जाते हो, कभी कभी तुम बटोरने वाले, हर एक चीज़ को एक साथ उठा के अपने बोझ को लेके सर पे लिए जाते हो और एकदम साइडर प्रेस के पास बैठ के और तुम देखते रहते हो उस ओजिंग को, लास्ट ओजिंग को, वो जो टपकता है, रस जो टपकता है, उस चीज़ को बड़ा ही आवर्स बाय आवर्स तुम हर घंटों बाय घंटों देखते रहते हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कंपेयर करते हुए कवि कहते हैं कि इसके बारे में, ऑटम के बारे में। अब यहाँ पे ये तो सेकंड स्टेंजा भी खत्म हो गई, तीसरा स्टेंजा पे चलते हैं और ये लास्ट स्टेंजा है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा स्टेंजा में जो है ना, जॉन कीट्स जी ऑटम सीजन को कंपेयर करते हैं स्प्रिंग सीजन से, और ऑटम सीजन का ना एक तरीके से स्प्रिंग सीजन के सामने में अच्छा दिखाते हैं कि ऑटम सीजन भी बहुत अच्छा है ना। और अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एक तरीके से कंपेयर करने के दौरान अब वो बोलते हैं, पहला लाइन से यहाँ पे तीसरा स्टेंजा का पहला लाइन है, वो क्या है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। अब जो है स्प्रिंग सीजन, सब लोग जो है स्प्रिंग की बड़ाई करते हैं, यानी बसंत ऋतु की बड़ाई करते हैं, और ये कवि जो है ऑटम की बड़ाई करते हैं। अब ये कवि बोलते हैं कि वेयर आर दी सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। हम लोग सब जानते हैं कि स्प्रिंग सीजन का, वसंत ऋतु का अलग से गीत होता है, बहुत सारे गीत होते हैं, उसका अपना गीत होता है, इतना सुहाना मौसम होता है। अब ये पूछते हैं, कवि पूछते हैं वेयर आर दी सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का सॉन्ग जो है कहाँ है, बसंत का सॉन्ग अब कहाँ है, गीत कहाँ है, ए वेयर आर दे, कहाँ है, कहाँ है। ऐसा सवाल वो पूछ रहे हैं जिसका जवाब नहीं देना है ना। मतलब वो इस टोन में पूछ रहे हैं जिसका जवाब देने के लिए वो नहीं पूछ रहे हैं, है ना। वो बस बोल रहे हैं, अरे कहाँ है अब बसंत ऋतु के गीत, कहाँ है, कहाँ है ना। थिंक नॉट ऑफ देम, इसके बारे में मत सोचो, ऑटम सीजन तुम उसके बारे में मत सोचो। दो हैस्ट द म्यूजिक टू, ठीक है, कि तुम्हारे पास अपना भी म्यूजिक है, तुम्हारे पास खुद का म्यूजिक है ना, तुम्हारे पास भी म्यूजिक है, तुम्हारे पास भी संगीत है खुद का, है ना। और बसंत ऋतु तुम पतझड़ ऋतु, ऑटम सीजन तुम बसंत के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास अपना खुद का गीत है ना। वाइल बैरेड क्लाउड ब्लोम दी सॉफ्ट डाइंग डे, ठीक है। ये सॉफ्ट डाइंग डे क्या होता है, ऐसा दिन जब डाइंग डे यानी दिन खत्म हो रहा होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है डाइंग डे मतलब दिन ढल रहा होता है। सॉफ्ट डाइंग जब धीरे धीरे करके दिन जो है ढल रहा होता है, तो बैरेड क्लाउड जो होता है, ये क्लाउड, बैरेड क्लाउड अलग अलग जगह पे बिखरे हुए जो सब क्लाउड दिख रहे हैं, इसको बैरेड क्लाउड कहते हैं। ये ब्लूम होता है, ये जो है ना चमकती है। एंड टच दी स्टबल, ठीक है, स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। और जब ये जो है ना डाइंग डे में जब सूरज होती है, उसकी जो प्रकाश इस पे पड़ती है, ये बैरेड क्लाउड पे, तब ये क्या होती है, चमकती है। और इसकी प्रकाश ना ये क्या होती है, ये आके टकराती है कहाँ पे, इन सब पे। ये जो स्टबल प्लेन्स देख रहे हैं, मतलब ये मैदान होती है जहाँ पे स्टबल होती है एक तरीके से, जहाँ से आप धान या गेहूँ कुछ भी चीज़ काटो ना, कोई भी फसल, तो वो छोटा सा खूंटा जो होता है ना, वो सबका सब फसल का रह जाता है, देख रहे हो ना, हर फसल का यहाँ पे पूरा खूंटा रखा हुआ है। तो इस पे जब वो पड़ता है, टच करता है ये स्टेबल प्लेन्स को, ठीक है, इस जो है इस समतल भूमि को जब वो टच करता है, उसकी प्रकाश, तो रोजी ह्यू बनता है। और वो प्रकाश जो आके देखो पूरा एकदम गुलाबी जो है कलर बन जाता है, गुलाबी रंग पूरा छा जाता है ना। तो यहाँ पे देखो ये ऑटम सीजन की खूबसूरती का बात यहाँ पे किए हैं, क्या चीज कि स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ गया, कहाँ है ना। ऑटम सीजन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास खुद का भी गीत है। वाइल बैरेड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब ढलता हुआ दिन के साथ ये जो बैरेड क्लाउड जब चमकता है, ब्लूम करता है, चमकता है, तब उस समय द टच दी स्टेबल प्लेन्स, और जब उसकी चमक जो है टच करती है स्टेबल प्लेन्स को, तब एक तरीके से रोजी ह्यू आता है। और उस समय जो है पूरा आसमान, पूरा प्रकाश एकदम गुलाबी आ जाता है, मतलब पहले ही एकदम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, स्प्रिंग की तरह ये भी खूबसूरत हो जाता है ना। कभी बतलाए हैं। आगे देखो क्या बोले हैं, आगे यहाँ पे बोले हैं, दैन इन ए वेलफुल चोर द स्मॉल नेट्स मॉर्म among the river swallows born aloft, ठीक है, और sneaking as a light wind live or die, ठीक है, live or die, dies, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया यहाँ, तो इतना तो समझ गया कि जब नॉर्मली जब ढलता हुआ दिन होता है, तो उस समय जो बैरेड क्लाउड रहता है, उसमें जो रोशनी पड़ती है, तो वो जो चमक होती है ना, वो टकराती है किससे, वो प्लेन समतल से, जहाँ पे जो खूंटी वगैरह जो रहती है उससे, और उससे क्या होता है ना, पूरा रोजी ह्यू बनता है, मतलब एक तरीके से बहुत ही प्यारा वो समय बन जाता है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बोला गया है, आगे यहाँ पे बोला गया है दैन इन। अब जैसे सॉन्ग के बारे में बोले हैं कि इसके पास अपना भी सॉन्ग है, तो वो सॉन्ग कहाँ से आएगा, तो अब देखो वही सॉन्ग के बारे में बतलाते हैं। दैन इन वेलफुल चोर
दी स्मॉल नेट्स वॉर्म, ठीक है। ये वेलफुल चौर होता है एक तरीके से छोटे छोटे जो जीव होते हैं मच्छर टाइप के, ठीक है। स्मॉल गेंट्स कहते हैं मच्छर को, ठीक है। छोटे जो जीव होते हैं बहुत छोटा सा जो 2 पंखों से उड़ता है, छोटा छोटा जो रहता है उसको कहते हैं। जब वो एक साथ मिलता है और मॉर्म करता है एक तरीके से विलाप करता है, विलाप करती जो गायन मंडली बन जाती है, छोटे छोटे मच्छरों का आप सुने होंगे, उसका भी एक आवाज़ होता है ना, करते हुए निकल जाता है आपके पास से। तो वैसा वो जब छोटे छोटे ये जो जीव होते हैं 2 जैसे मच्छर टाइप के, तो ये लोग क्या करता है एक अपना भी एक विलाप करता है, एक तरीके से लगता है कोई दुख में जो है डूबा हुआ है। एमोंग द रिवर स्वेलोज, ठीक है, रिवर सैलोज बॉर्ड एलॉफ्ट, ठीक है। और जब ये नदी की जो है ना धाराएं क्या होती है ऊपर नीचे होती है, लहरों के बीच क्या होती है बॉर्ड एलॉफ्ट, ये जो है ऊपर नीचे जैसे धाराएं होती है उसके साथ में ये मच्छर भी ऊपर नीचे होती है और उसके बीच में जाके नदी के बीच में, ठीक है, एमोंग द रिवर, नदी के बीच में जाके ये लोग क्या करते हैं विलाप करती है, दुख एक तरीके से जाहिर करती है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव और डाई, और ये जो है ना मतलब अपने जीवन को एक तरीके से जब जो हवाएं चलती है, ठीक है, जो हवा रहती है वो लाइट विंड अगर रहती है, थोड़ी थोड़ी हवा रहती है, वो जीवित रहती है और ऐसे में ही कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो वो मर भी जाती है ना। तो यहाँ पे गीत बोला गया एक तरीके से मच्छरों का गीत जो रहता है, छोटे छोटे गेंट्स भी एक तरीके से गाते हैं, विलाप करते हैं। उसके बाद सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि और सबका गीत भी बोला गया है। एंड फुल ग्रॉन लैम्स, ठीक है, जो कि पूरा फुल ग्रॉन लैम होता है ऐसे भेड़ जो कि पूरा बड़ा हो गया है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फुल ग्रॉन बैन है और ये सब बच्चा है, ठीक है, ये फुल ग्रॉन नहीं है। तो फुल ग्रॉन लैम्स जो बड़े पूरे परिपक्व भेड़ जो होता है, लाउड ब्लेट फ्रॉम हिली बॉर्न, ठीक है, हिली बॉर्न होता है पहाड़ों के किनारों से, ठीक है, पहाड़ों के साइड से जब वो मेमियाता है, ठीक है, लाउड ब्लेट, ठीक है, जब वो पूरे जोर से वो चिल्लाता है, ठीक है, तब वो एक अलग ही आवाज़ होती है ना, उसकी एक अलग ही मतलब सॉन्ग बना, ठीक है। उसके बाद देखो हेज क्रिकेट सिंग्स, हेज क्रिकेट कहते हैं टिड्डे को, यहाँ पे देखो ये हेज क्रिकेट है, ठीक है, यही है हेज क्रिकेट, ठीक है। ये टिड्डा जो है ये भी एक अपना ही सॉन्ग निकालता है, ठीक है, ये भी जब जाता है तो एक साउंड करता हुआ जाता है, ठीक है। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट, और अब जो है तिगुनी आवाज़ में, ट्रेवल सॉफ्ट मतलब एकदम बहुत ही सुहाना, बहुत ही एकदम सुहाने तरीके से, ठीक है, मुलायम तरीके से, तिगुना आवाज़ में, यानी ट्रेवल का मतलब तिगुना। द रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट जो होता है किसको बोला गया है, ये रॉबिन पक्षी जो होता है, ये रॉबिन पक्षी, इस पक्षी को बोला गया रेड ब्रेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है विसल करता है, यानी एक तरीके से सीटी बजाता है, ठीक है, विसल फ्रॉम ए, ठीक है। अब मतलब ये क्या करता है, ये जो है तिगुनी आवाज़ से ये भी अपना एक आवाज़ निकलता है, जो है रॉबिन पक्षी भी गाता है, ठीक है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और जो है ये स्वेलोज जो होता है अबाबिल पक्षी जो होती है वो एक साथ आसमान में गदर हो जाती है, एक साथ आके गदर हो जाती है, एकत्रित हो जाती है और ट्विटर करती है, चहचहाती है आकाश में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोले कुल मिला के कि ऑटम सीजन के बारे में यहाँ पे जॉन केट्स जी आए और बोले कि ऑटम तुम टेंशन मत लो, जो स्प्रिंग के पास गीत है ना तो तुम्हारे पास भी गीत है ना, तुम भी उतने ही खूबसूरत हो। जब बैरड क्लाउड के पे जो है प्रकाश पड़ती है और जब वो नीचे आके धरती से टकराती है, वो जो है प्लेन जो है स्टबल पे, ठीक है, मतलब वो एक तरीके से जो खूंटों पर जो टकराती है उससे जो पूरा आसमान जो है, पूरा धरती जो है एकदम क्या हो जाता है, रोजी ह्यू में बदल जाता है, एकदम गुलाबी गुलाबी हो जाता है, ठीक है, गुलाबी रंग का थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, हल्का गुलाबी सा बन जाता है ना। उसके बाद सॉन्ग्स के बारे में बताए कि कैसे मच्छर जो है छोटी छोटी जो जीव होती है वो जो है किस प्रकार से विलाप करती है। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि जैसे भेड़ जो है थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकालता है पहाड़ों के साइड से, उसके बाद टिड्डा जो आवाज़ करता है, उसके बाद जो है रॉबिन पक्षी जो होता है, ठीक है, रेड ब्रेस्ट जो रहता है वो भी एक बिसल करता है, आवाज़ निकालता है, सीटी बजाता है ना। उसके बाद जो होता है स्वेलोज जो रहता है पक्षी, अबाबिल पक्षी जो होता है वो क्या करता है आसमान में सब एकत्रित हो जाता है और सब मिल के चहचहाने लगता है ना। तो ये यहाँ पे बात किया गया है। अभी देखो कुल मिला के अगर हम लोग तीनों अगर इसके बारे में बोले तो पहला जो है अपने पास स्टेंजा, इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो है अपने पास सन है ना, अपना ये प्यारा सा सन, और बहुत प्यारा नहीं है ये, है ना, प्यारा सा बनाते हैं, ये अपने पास प्यारा सन, और ये जो है ऑटम, ठीक है, ये जो है अपने पास ऑटम, ये दोनों दोस्त बना, ठीक है। दूसरा में एक जो है लेडी से कंपेयर किया गया, एक वुमेन से कंपेयर किया गया, किसको, ऑटम को, ठीक है। और तीसरा में यहाँ पे स्प्रिंग से कंपेयर किया गया, ठीक है, स्प्रिंग से कंपेयर किया गया, और साथ ही साथ इसके सॉन्ग के बारे में बात किया गया कि ऑटम का खुद का गीत है ना। तो ये यहाँ पे बतलाया गया।
तो कुल मिला के हम तीनों आपको बताए, तीनों स्टिंजा आपको पढ़ाए। आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, पसंद आया, मजा आया, पूरा चीज समझ में आया, जितना आप इसको टफ समझते थे उतना ये आसान बना या नहीं बना। थोड़ी सी हम लंबा वीडियो जरूर किए हैं, लेकिन हम आराम से इसको समझाने की कोशिश किए हैं, है ना, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी भी किए हैं। तो होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करिएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा। और साथ ही साथ आप अपना एजुकेशन बाबा ऐप भी इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप लगातार इसी तरीके से अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे हम भी अच्छे तरीके से, सारे टीचर्स हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स के, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सारे आपके क्लास 12 क्लास 11 के पूरा सिलेबस आप आराम से जाइए, अभी आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आगे आप पढ़ाई में लग जाइए। साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो सभी वीडियोस लगातार आने वाली है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से रखिएगा, है ना, ताकि हम लोग कल आगे फिर हम लोग रोजाना करके अच्छे से मिलते रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पसंद आई होगी। नीचे कमेंट आप लोग जरूर करना कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।